ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप सभी इन क्वेश्चन को ध्यान से करें और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केपी बायोलॉजी में, जिसमें हम आज आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। गुड इवनिंग बेटा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी खास होने वाली है। ओके, चलिए अब हम शुरू करें अपना टॉपिक। देखिए, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, आपको ध्यान रखना है जिसका आंसर आपको पता हो उसका आंसर आप हमें दें। पहले हम इसके आंसर आपसे पूछेंगे। जिन बच्चों को भी इसका आंसर पता हो वे अपने आंसर को हम प्रोवाइड करें, उसके बाद ही हम आपको इसके जो आंसर हैं वे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि वाट, क्या कहता है, वाट विल बी F2 रेशियो इफ प्लांट विद YYRR कॉस्ट। ये कहता है कि यदि मान लीजिए आपके पास में हम YYRR का आपस में क्रॉस कराते हैं, तो आपको बताना है कि जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन है, उसमें जो रेशो आएगा, उसमें जो रेशो आता है वह क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन देगा पास में 3:1, 1:2:1, 9:3:1, चौथा है 1:1:1। तो बताइए कि इसमें जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो सही आंसर आपका क्या होगा। जल्दी आंसर दीजिए बेटा, इसका जल्दी जल्दी आंसर दे। गुड इवनिंग बेटा, ऑप्शन सी। चलिए ध्यान रखना बेटे, इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके वे मिलेंगे जो कि आपके अभी जो प्री बोर्ड हुआ था, प्री बोर्ड में भी आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आपका हमने कहा है इसमें कि YYRR जो कैट डोमिनेंट है और ये आपके रिसेसिव हैं, इन दोनों को यदि मिलाया जाता है तो F2 जनरेशन में इनका रेशो क्या आएगा। आपने F2 जनरेशन पढ़ी थी किसकी, डाइहाइब्रिड क्रॉस की, और उसमें देखा था कि उसका रेशो 9:3:1 था। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये 9:3:1 इसका आंसर, बिल्कुल आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है ए रेशियो ऑफ 3:1 इन F2 जनरेशन इज ऑब्टेन इफ द क्रॉस इज मेड विद। ये कहता है कि यदि हमें F2 जनरेशन में 3:1 हमें रेशो ऑब्टेन होता है, तो इसमें जो क्रॉस कराया गया था वो किसके था, 1 कैरेक्टर का, 2 कैरेक्टर का, 3 कैरेक्टर का या मैनी कैरेक्टर का। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होना चाहिए। इसने दिया है 3:1 दिया है, किसमें कहा है, F2 जनरेशन में कहा है। तो अभी बताइए कि F2 जनरेशन में ऐसा कौन सा है या किसका हम आपस में क्रॉस कराकर जो रेशो है वो 3:1 लेते हैं। उसमें 1 कैरेक्टर होना चाहिए, यानी 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव। दूसरा 2 कैरेक्टर होना चाहिए, 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव। 3 कैरेक्टर 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव। और मैनी कैरेक्टर में हो गया बहुत से डोमिनेंट होंगे, बहुत इसमें रिसेसिव होंगे। तो बताइए इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होगा बेटा, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन सेकंड का जो सही आंसर होगा इन चारों में से क्या होना चाहिए, बोलिए। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, अब आवाज आ रही है आपको, चलो ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है बेटा पास में कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपके पास में ये कहता है कि इसमें किसी में हमने कैरेक्टर का आपस में मीटिंग कराई, क्रॉस कराया, और उसमें F2 में हमें 3:1 मिला है। क्या मिला है, 3:1 मिला है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें हमने क्रॉस कराया था वो आपका 1 कैरेक्टर कराया, 2 का कराया, 3 का या मैनी मोड का कराया गया है।
तो बताइए कि इसमें हमने कितनों का आपस में क्रॉस कराया गया था, जल्दी बोलिए। सेकंड का ए, आगे बाकी बच्चे बोलिए। तो बेटा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप, जिससे आपके कम समय में क्वेश्चन अधिक से अधिक हो पाए और आपको समझा भी पाए इसको। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होना चाहिए? बोले बेटे। केवल अभी तक 2 बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक कि क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर है, आंसर नंबर ए सही है। तो देखिए बेटे ध्यान से देखें कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसे पूछा गया था कि जब 3:1 हमें ऑब्टेन हो, क्या बेटे 3:1 ऑब्टेन हो तो उसमें कैरेक्टर कितने लेंगे। तो ध्यान रखना बेटा आपस में, उसमें जो कैरेक्टर लिया जाते हैं आपस में 3:1 आया हुआ है, तो इसमें हम केवल क्या कहते हैं 1 आपका डोमिनेंट होता है, 1 आपका रिसेसिव होता है। तो क्या होगा, इसमें केवल हम 1 कैरेक्टर को लेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कहता है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वह किसके द्वारा दी गई थी। यानी आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा हो, आपने जिराफ का एग्जाम्पल पढ़ा है कि जिराफ की पहले गर्दन छोटी हुआ करती थी, फिर बाद में क्या हुई, धीरे धीरे बड़ी हो गई है। ऑप्शन दिए गए हैं डार्विन, मिलर एंड यूरे, लेमार्क और हार्डे। जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, वेरी गुड। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे बेटा। जल्दी बताइए बाकी बच्चे भी। वेरी गुड, ए। तो बेटा ध्यान रखना है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये जो थ्योरी दी गई थी, ये आपकी दी थी, किसने दी थी? ये आपकी थी डार्विन ने दी थी। किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। बेटा ध्यान रखना इस चीज के लिए, ठीक है? क्योंकि आपके जो मिलर हैं आपके पास में हो गए हैं, मिलर यूरे हो गए, इसमें लाइफ ऑफ ओरिजिन दी है, लेकिन ये टॉपिक आपका नहीं है सिलेबस में, इसलिए आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। लेकिन आपने नेचुरल सिलेक्शन आप पढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखना है, कहीं पूछा जाए कि नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी थी वो किसने प्रपोज की थी, वो की थी बेटा आपके डार्विन ने की थी। ठीक है, इसने कहा था कि यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसे अपने को सर्वाइव करना है तो नेचर के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, जो एडजस्ट नहीं करेंगे उनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर बेटा? ये क्या था, किसने कहा था? ये डार्विन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखो। 4 कह रहा बेटा पास में, इफ वाई स्पर्म फर्टिलाइज ओवम ऑफ ए वर्म। ये कहता है कि जो वाई स्पर्म है, वाई यानी मेल से आने वाले जो स्पर्म होंगे, वे जो फीमेल है उससे आने वाले जो ओवम है प्रोड्यूस होने वाले, उसको क्या करता है बेटे? फर्टिलाइज करता है। द ऑफस्प्रिंग वुड बी, देखो ध्यान से बेटे, ये कह रहा है कि वाई स्पर्म है, ठीक है, वुमेन से ओम आया, उसको फर्टिलाइज कर गया, तो बनने वाला जो बेबी होगा क्या बनेगा? मेल बनेगा, फीमेल बनेगी, ना तो मेल ना फीमेल, और डाई मर जाएंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होना चाहिए यदि मेल से आता हो, वाई को पाते हो? तो जल्दी बोलिए इसका आंसर सही क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का, कि बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा मेल बनेगा, फीमेल बनेगी, या कौन बनेगा? ऑप्शन ए, ओके बेटे। क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो आपका, कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड थर्ड जो भी आप देंगे उसमें क्वेश्चन लिख के तब उसका आंसर दिया करो आप, ठीक है? ओके वेरी गुड। तो ध्यान रखें बेटा पास में, अभी क्या कहा इसने, कहा है कि मेल से आया वाई। हम जानते हैं फीमेल क्या होते हैं, वाई एक्स ही होते हैं, जबकि मेल में क्या एक्स वाई होते हैं। तो जिसमें वाई जाएगा क्या बेटा, वो आपको बन जाएगा क्या? मेल बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कि बनने वाला जो बॉडी होगी, ऑफस्प्रिंग में बच्चा बनेगा, वो क्या होगा? वो मेल होगा। क्लियर बेटे? ओके बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 को चलते हैं। देखिए 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कह रहा है बेटे, वाई क्रोमोसोम्स ऑफ ए बॉय कम फ्रॉम हिज। ये कहता है कि यदि कोई लड़का है, उसे जन्म हुआ है, तो उसमें जो एक्स क्रोमोसोम थे, वाई तो हो गया था पास में, जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं वह किससे आएगा? लेकिन ध्यान रखना बेटे,
बातें यहाँ हो रही है, किसकी हो रही है, बॉय की बात हो रही है। पहले क्वेश्चन ध्यान समझिए, अब देखते हैं। देखो तो बात समझिए, इसने कहा है कि यदि कोई लड़का बना है उसमें जो एक्स क्रोमोसोम है किससे आएगा, वाई से। क्वेश्चन 5 का सी कह रहे हैं, बोथ दोनों से आ रहा है। ओके, मदर से। देखो बेटे, अभी मैंने क्वेश्चन अभी आंसर दिया आपके पास में, ये तो गलती करते हैं आप लोग हैं भाई। मदर के पास क्या है, एक्स एक्स, फादर के पास क्या है, वाई। लड़का कब बनेगा, जब ये वाई आ जाए। तो वाई क्या, एक्स वाई। भाई फादर से एक्स आया है, नहीं ना, क्या आया, वाई आया। मदर से क्या, एक्स आया। तो पूछा गया वाई किससे आता है, एक्स वाई तो है। अब ये एक्स किससे आ रहा है, ये आ रहा है बेटे, किससे आ रहा है, ये आ रहा है मदर से आ रहा है। किससे आ रहा है बेटा, मदर से आ रहा है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका होगा, क्वेश्चन 5 का जो आंसर आपका बेटे क्या होगा बेटे, वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये तो क्वेश्चन आपके जो बोर्ड में आते हैं, लेकिन हम गलती कर देते बेटे, ध्यान समझते नहीं इस चीज के लिए। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, आप ध्यान सुनना। क्वेश्चन 6 कह रहा है द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर दैट अपीयर इन हेटेरोजाइगस स्टेट इज। ये कहता है जो हेटेरोजाइगस स्टेज होते हैं ना, उसमें दिखने वाले जो कैरेक्टर होंगे वे कैसे होंगे, किस देखना बेटे तो बात सुना। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर दैट अपीयर इन हेटेरोजाइगस, जो हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, मैंने टी लिया था तो क्या इसमें टी कैपिटल टी हो गया। तो ये कहता है कि जो हेटेरोजाइगस होंगे वे कैसे होंगे, रिसेसिव होंगे, डोमिनेंट होंगे, नाइदर रिसेसिव नाइदर डोमिनेंट, या सम टाइम रिसेसिव होने चाहिए। तो ध्यान रखना है, पूछा गया इसने कि जो हमारे पास कैरेक्टर मिले हैं तो ये डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे। मतलब जल्दी, ये जो कैरेक्टर आपको मिले हैं ये कैसे होंगे, डोमिनेंट या रिसेसिव। बोलिए बेटा जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। भाई ऑप्शन ए में दिया गया है रिसेसिव है, ऑप्शन बी में दिया गया डोमिनेंट है, ऑप्शन सी में दिया गया कि ना डोमिनेंट ना रिसेसिव, और चौथे में दिया गया है कभी कभी ये क्या होते हैं, रिसेसिव हो जाते हैं। तो आपने क्या दिया आंसर 6 का, वेरी गुड वेरी गुड। डोमिनेंट कुछ कह दिए हैं बी, ओके बिल्कुल सही बात बेटे, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका जो जिसमें इस तरह कैरेक्टर होंगे तो ध्यान रखना बेटे, वो क्या होता है, एक कैपिटल टी है तो डोमिनेंट हो गया, तो क्या होंगे वे आपके डोमिनेंट होंगे। क्या होंगे बेटे आपके डोमिनेंट, ध्यान रखना बेटा। समटाइम रिसेसिव समटाइम डोमिनेंट नहीं होंगे, ध्यान रखना बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कहता है हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ये कहता है कि कितने परसेंट जो आपको आया, कितने डीएनए जो होते हैं पेरेंट्स से जन्म में आते हैं, भाई फादर मदर से कितने जो डीएनए हैं वे आएंगे जिससे बेबी बनता है। कहता है कि इक्वल, दोनों से बराबर आएंगे, या मोर बाय फादर, पिता से अधिक आएंगे, मोर बाय मदर, इंसान या रैंडम, या ऐसे ही चलते रहेंगे। बोलिए बोलिए बेटा जल्दी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 का इक्वल इक्वल। ओके बोलिए बेटा 7 का ए। ओके अब देखते हैं बेटे, इसने क्या कहा है कि पेरेंट्स से आने वाले जो डीएनए है वे कितने होंगे। मैंने जब भी कहा था बेटे, जितने भी आपके पास से हमने कल पढ़ा है, क्रोमोसोम्स 23 मदर से आ रहे, 23 फादर से आ रहे हैं। तो क्या हुआ, इससे भी इतने आ रहे हैं, इससे इतना है, तो क्या बेटा दोनों एक दूसरे इक्वल है ना। तो क्या होगा, जब डीएनए आपके आएंगे ना, जेनेटिक मैटर आएंगे, चाहे वे मदर से आए चाहे फादर से आए, वे क्या होंगे बेटा, वे हमेशा आपके इक्वल ही होंगे। क्या होंगे बेटा आपके इक्वल होंगे, ना तो वे कम होंगे न ही आपके वे अधिक होने वाले हैं। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। 8 क्या कहता हमें, 8 कह रहा बेटा अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार इच कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय हाउ मैनी एल्स। ये कहता है कि आपके मेंडल के अनुसार कि कोई भी आपके पास कैरेक्टर है उसके पास में कितने एलिल होंगे, 1 2 3 4। बोलिए शॉर्ट में समझिए कि एलिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जीन की बात कर रहे हैं। माल ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी बनती है तो उसमें जीन कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। ऑप्शन नंबर 2। ओके वेरी गुड बेटे।
तो ध्यान रखना, हमने अभी कहा है कि बॉडी बनती है किससे भाई, एक्स वाई बने तब बॉडी है, एक्स वाई एक्स बने तब बॉडी है। तो क्या एक दिन ये हो गया, तो कितने बेटे 2 हो गए ना। तो ध्यान रखना है इसका जो सही आंसर आपके पास होगा क्या होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो आपके कैरेक्टर है उसके पास में एल जो होंगे, एक फादर से आए तो एक मदर से, तो कितने होंगे आपके 2 हो जाएंगे। क्लियर बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दामा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 कहता है बेटा पास में, ये कह रहा है फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये कहता है कि जो F2 जनरेशन है, जो F2 जनरेशन है, ठीक है। अब क्या कह रहा बेटे, ये कह रहा आपके पास में कि जो F2 जनरेशन होगी ना, उसमें जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उनका जो रेशो आएगा वो क्या होना चाहिए, 1:1 आएगा, 2:1:1 आएगा, 3:1 आएगा, या 1:1:1 आएगा। जल्दी बोलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बेटा। बोलिए, जल्दी बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होना चाहिए आपका। जल्दी बोलिए आंसर। भाई आपको कहा गया इसने बेटे, ये कह दिया है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें जो F2 जनरेशन निकालते हैं उसमें जो रेशो आता है वो रेशो कितना आता है, 1:1 का आएगा, 2:1:1 आएगा, या 3:1, या 1:1:1 आने वाला है। जल्दी बोले ऑप्शन नंबर सी। ओके, वेरी गुड। तो ध्यान रखना बेटे, इसका जो सही आंसर आपका क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो F2 है मोनोहाइब्रिड की उसका रेशो 3:1 आता है। क्या आता है, 3:1 आने वाला है। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ध्यान रखना हम कुल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने करेंगे, 30 करेंगे, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें समझे। इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम में भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जी बच्चों वीडियो को अभी लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, और यदि कोई पहली बार आया है तो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान सुनिए। 10 कह रहा है बेटा पास में, ये कह रहा है कि जीनोटाइप रेशो ऑफ F2 जनरेशन इन, जीनोटाइप रेशो क्या कहता है बेटे, इन F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये कहता है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है बेटा, उसमें कह रहा है आपके पास में कि जो F2 जनरेशन है उसमें जीनोटाइपिक रेशो क्या होना चाहिए। ऑप्शन है 1:1 का, 1:2:1 का, 3:1 और या 1:1:1 का होना चाहिए। जल्दी बोलिए, बोल बेटा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ऑप्शन आपका सही होगा इसमें बताइए जल्दी। जल्दी जल्दी बोलो बेटा, बाकी बच्चे आंसर दें। तो ध्यान रखें बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 का जो सही आंसर होगा, 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बेटा, बी सही होगा, क्योंकि वन डोमिनेंट है, लेकिन 2 डोमिनेंट तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, और 1 प्योर रिसेसिव हो गया। तो क्या होगा, 1:2:1 आपका इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, चलते हैं हम लोग। 11 क्या कहता है, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज,
ये कहता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 है, ठीक है, उसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए आपके पास में 1:1:1, 9:3:4 या 9:3:1 या 4:6:6। किसमें कह रहा है, डाइहाइब्रिड की बात कर रहा है, किसी बेटे डाइहाइब्रिड की बात कर रहा है। तो आपको बताना है कि डाइहाइब्रिड में जो F2 जनरेशन है, जो F2 जनरेशन है उसमें जो रेशो आएगा आपका क्या आएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए क्या आना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इसका क्वेश्चन पहले भी आपके पास बेटा आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान, इसमें क्या कहा है, F2 जनरेशन निकाली गई है, किसमें, डाइहाइब्रिड क्रॉस में है। तो ध्यान रखना बेटे इसमें जो आपका सही आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी 9:3:3:1 इसका आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 क्या कहता है, वेरिएशन एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर, ये कहता है जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन जानते हैं आपस में कि वह क्या होता है आपस में, वह आपका एक रॉ मटेरियल है, किसका है, एवोल्यूशन का, हेरिडिटी का, ऑरिजिन ऑफ लाइफ का या फॉसिलाइजेशन का। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ओके बेटे बोलिए जल्दी। तो ध्यान रखें, इसने पूछा गया अभी आपके पास में, ये पूछा है कि जो वेरिएशन है, वेरिएशन रॉ मटेरियल होता है, किसका होता है। हमने कल भी कहा था जब पढ़ाया था पास में कि वेरिएशन क्या है, जो किसी भी बॉडी में धीरे धीरे होने वाला चेंज है, एक लॉन्ग टाइम तक होने वाला स्लो चेंज। लेकिन जब अचानक दिखाई दे तो क्या होता है बेटे, वो आपका एक न्यू स्पीसीज बनाता है। क्या बताते हैं, न्यू स्पीसीज। और जब न्यू स्पीसीज बनती हैं तो ध्यान रखना बेटा इसमें क्या होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 कहता है बेटा फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन, ये कहता है जो आर्कियोप्टेरिक्स है वे किन के बीच की कड़ी है, बर्ड्स एंड मैमल्स की, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स की, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल की, फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स की। तो देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था बेटे, क्या आर्कियोप्टेरिक्स का एग्जांपल हमने दिया था उस समय इवोल्यूशन पे, तो हमने ये कहा था कि जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है उसके क्या होते हैं, उसके बीक भी होती हैं, विंग्स भी होते हैं, बीक में टीथ भी होते हैं। तो क्या हो गया, इस तरह से जो आर्कियोप्टेरिक्स हैं उसमें जो कैरेक्टर मिलेंगे, जो उसमें कैरेक्टर मिलेंगे तो किस किस मिलते हैं, वे मिलते हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल के मिलते हैं। इस कारण से जो ये कनेक्टिव लिंक होगा, कनेक्टिव लिंक होगा आपका किसका होगा, ये बर्ड्स एंड रेप्टाइल के बीच का क्या होता है बेटे, कनेक्टिव लिंक होता है। कौन बेटे, आपका आर्कियोप्टेरिक्स होता है। क्या होता है, आर्कियोप्टेरिक्स होगा। क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये कहता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ये कहता है कि जो हमारे पास में किसी भी जीव का जो विकास इतिहास पे है उसे क्या कहते हैं, एंसेस्ट्री कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं, पेडिग्री कहते हैं या हेरिडिटी कहते हैं। तो पूछा गया है पास में जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है किसी भी ऑर्गन की उसे क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको बताना है कि वो एंसेस्ट्री, फाइलोजेनी, पेडिग्री, हेरिडिटी। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर, जल्दी बोलिए बेटा। क्वेश्चन 14 का सही आंसर क्या है, ध्यान रखिए बेटा पास में जो क्वेश्चन आपका 13 है, 14 है, 14 में पूछा गया कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसे क्या कहते हैं, ध्यान रखिए उसे जो कहा जाता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, फाइलोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं। फाइलोजेनी वे होते हैं जिसमें किसी भी ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ, कैसे हुआ है, वो सब जानकारी इसके अंदर लेते हैं, किसके अंदर, फाइलोजेनी के अंदर लेते हैं। इस कारण से क्वेश्चन 15 का जो सही आंसर आपका होगा वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा बच्चे का, बी इसका सही आंसर होगा।
क्या होगा, बी इसका सही आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 15 की ओर चलते हैं। ये कहता है डेड रिमेन्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। ये कहता है कि जब मान लीजिए कोई और यहाँ पास में है, मिट्टी के अंदर दब गया, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, उसके बॉडी पार्ट बच जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं, म्यूजियम स्पेसिमेन कहते हैं, फॉसिल कहते हैं, या उसे हम मॉडल कहते हैं। तो बेटा ध्यान रखना है, मान लीजिए कोई मिट्टी के अंदर दब गया, आफ्टर मैनी ईयर्स, हजारों लाखों साल बाद फिर भी उसके जो बॉडी पार्ट बच जाते हैं, तो क्या कहते हैं उसे हम, बोलिए क्वेश्चन 15 में क्या कहेंगे, बोलो भाई जल्दी। 15 का जो सही आंसर आपका हो बेटा वो क्या होगा आपके पास, वो होगा आपका सी इसका सही आंसर होगा। यानी क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग फॉसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉसिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं, 16 कह रहा है कि हु प्रपोज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। एक बुक है आपके पास में ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसका दूसरा नाम होता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी हम कहते हैं, जो नेचुरल सिलेक्शन के बेस पर दी गई है। ये किसने लिखी थी, लैमार्क, हल्डेन, डार्विन या हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो बताइए आपके पास में कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो किसने बताई थी या किसने बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होना चाहिए। अब ध्यान रखिए, आपकी हेल्प कर देता हूं। इसका सही आंसर वही होगा जो पीछे कहा था, नेचुरल सिलेक्शन का हमने कहा था। अब चेक कीजिए कि नेचुरल सिलेक्शन का जो आंसर दिया था वो किसने दिया था। बेटे जल्दी जल्दी आंसर दें। जल्दी आंसर दीजिए, आपको जो पूछा गया है। एक्स्ट्रा बातों ध्यान कम दीजिए बेटा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें आप लोग। तो बेटा ध्यान रखें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या हो चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलती डल गया, ध्यान रखना है। ये आपका 16 था ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ये 32 नहीं है, इसे से कर लेना। कितना बेटे, ये आपका 17 होगा, ध्यान रहे। तो क्या कहता है, ये कह रहा है इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड एक्सेप्ट। ये कहता है कि जो मेल होता है, मेल में सभी जो क्रोमोसोम्स होंगे, सभी जो क्रोमोसोम्स होंगे, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, ध्यान रखते हैं, जुड़ रहते हैं सिवाय किसके, यानी लार्ज क्रोमोसोम्स के, स्मॉल क्रोमोसोम्स के, वाई क्रोमोसोम्स के या एक्स क्रोमोसोम्स के। तो आपको बताना होगा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो बेटा ध्यान रखें, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, जो आपका 32 डाला हुआ है, 17 यहाँ पर, इसका जो सही आंसर होगा कि मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस पेयर में होते हैं, सिवाय किसके बेटे, सिवाय किसके, यानी एक्सेप्ट पूछा गया है, किसके होगा बेटा 17 का, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या बेटे, बी इसका सही आंसर होना चाहिए। क्लियर है। बी है नहीं है, एक मिनट यहां से दिखाएंगे। ए बी कहाँ है, बी आपका ये रहा, और थर्ड किसका बेटा आपका, थर्ड आपके पास में क्रोमोसोम्स वाई होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा बेटे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपके पास में कह रहा है कि केमिकली ए जीन इज मेड अप ऑफ। ये कहता है जो केमिकली एक जीन होती है वो बनी होती है किसकी, आरएनए की बनी होती है, डीएनए की, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की। एक ध्यान रखिए, हमने पहले भी कहा है कि जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए मेन है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड में वे आपके इन्हीं क्वेश्चन से आने वाले हैं। ये ध्यान रख लें बेटे, चाहे कोई से भी आपके पास आ जाए, जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वे सभी उसमें से ही आने वाले एग्जाम में भी होंगे। ठीक है।
ये पूछा गया क्या आपके पास से पूछ रहा था कि जो जीन बनी है केमिकली किस चीज से बनी होती है, तो आपको बताना होगा कि ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट इन चारों में से किससे बनी हुई होती है। तो आपको बताएं कि जो जीन बनी होती है, तो जीन बनी होती है, हमने पीछे पढ़ा था कि जीन इज द पार्ट ऑफ द डीएनए। तो क्या बेटा आपके पास में इसका सही आंसर आपका होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नेक्स्ट में। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, कि कोई भी बेबी है उसके सेक्स को हम किसके थ्रू ज्ञात कर सकते हैं, किसके थ्रू ज्ञात कर पाएंगे। तो ध्यान बेटे ऑप्शन दिए आपके पास में है, ऑप्शन आपके पास में सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, ठीक बेटे, कह रहा है मदर से, फादर से, बोथ या नॉन ऑफ दीज। ये कहता है बेटा पास में कि कोई भी चाइल्ड आपके पास में है उसके सेक्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो किसके थ्रू हम करने वाले हैं, किसके थ्रू हम करेंगे, वो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से बताना होगा। और शायद ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आपका आ चुका है। जल्दी बोले बेटे क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है बेटे, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या बेटे, बी। क्योंकि हमने कहा था कि जब भी कोई न्यू बेबी बनेगी तो डिपेंड करती है कि जो फादर से आने वाले क्रोमोसोम्स हैं वे कौन से आ रहे हैं, उसके बेस हम बता पाएंगे कि बनने वाली बेबी मेल बनेगी या फीमेल। भाई एक्स आता है तो फीमेल बनेगी और वाई आ गया तो मेल बनने वाली है। तो क्या बेटा होगा आंसर का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी फादर से ही डिपेंड करता है कि बनने वाली बॉडी मेल बनेगी या बनने वाली बॉडी फीमेल बनने वाली है। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना है, 20 कहता है बेटा पास में बिफोर सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड इन। ये कहता है कि कोशिका विभाजन से पहले यानी सेल के डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वे डुप्लीकेट होते हैं, क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। ये कहते हैं कि वे किस में होंगे, एनाफेज में, मेटाफेज में, इंटरफेज में, प्रोफेज में। तो बेटा आपको पता है कि सेल डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं डुप्लीकेट होते हैं, जो डुप्लीकेट होते हैं वे ध्यान रखना है वे किस में होते हैं, वे होते हैं आपके किस में, वे होंगे इंटरफेज में होंगे, किस में होंगे, इंटरफेज में होने वाले हैं। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 21 बेटा कहता है पास में कह रहा है कि नॉन फंक्शनल ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म विच वर फंक्शनल इन एंसेस्टर आर। ये कहता है कि जो नॉन फंक्शनल ऑर्गन होते हैं किसी भी ऑर्गन में, वे जो फंक्शनल होते हैं किसके, उनके एंसेस्टर में होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, शॉर्ट समझिए कि कहते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी ऑर्गन ऐसा है कि जो उनके जो फोर फादर थे, जो पूर्वज थे, उनमें तो एक्टिव थे, लेकिन जो उनके यंगर्स आए हैं आगे चलकर उनमें नॉन एक्टिव हो गए, तो उन्हें क्या कहते हैं, एनालोगस कहते हैं, वेस्टिकल कहते हैं, होमोलोगस कहते हैं या वेस्टिकल ऑर्गन कहा जाता है। देखो वेस्टिकल आपके पास में दो बार दिया गया है, एक वेस्टिजियल ही दोनों है, आप इसमें से एक लिस्ट कोई नहीं है, तो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, एनालोगस, वेस्टिजियल और होमोलोगस। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर आपका होगा वो क्या आपका होना चाहिए। तो क्या बेटा आपके पास में जो पहले बॉडी पार्ट थे लेकिन अब क्या हुए, वे अब नहीं है ड्यू टू द नॉन एक्टिवेशन, यानी बिना कार्य लेने का वे आज क्या हुए, वे आपके खत्म हो गए हैं। तो क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे। क्या कहेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन में कहा जाता है। क्लियर बेटा। अब चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 की चलते हैं। 22 क्या कह रहा है, इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड कैबेज, इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड कैबेज वाज पॉसिबल ड्यू टू। ये कहता है कि जो जंगली पत्ता गोभी होती है, जंगली गोभी है, वो बनती है किस कारण से बनी है, नेचुरल सिलेक्शन से, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, म्यूटेशन से या आर्टिफिशियल सिलेक्शन आपके पास हो गया। अब बताइए क्वेश्चन नंबर जो 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो सही आंसर आपका होगा क्या होना चाहिए, बोलिए। तो बेटे ध्यान रखना है कि जो आपकी विल्ड कैबेज है
वो तब बनती हैं जब उसमें ह्यूमन का इंटरफेयर हो, वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हो। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, जिसे हम ह्यूमन मेड यानी या ये कहें कि मैन मेड सिलेक्शन भी कहा जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि डिफरेंट रेस ऑफ ह्यूमन अक्रॉस द ग्लोब बिलोंग टू। ये कहता है कि अलग अलग रेस हमारे पास में ह्यूमन बींग्स हैं, हम खुद हैं, समय के अनुसार थ्योरी रखना आपस में जो डिफरेंट स्पीसीज होती है पृथ्वी पर मिलने वाली, वे संबंधित हैं, रिलेटेड होते हैं किससे? सेम स्पीसीज से, डिफरेंट स्पीसीज से, सेम जीनस से या डिफरेंट जीनस से। भाई भले आप पास में पूरे वर्ल्ड में आप इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या उनके पास संबंध है, तो बताना होगा कि वे किससे संबंधित हैं, उन्हें किस तरह के एग्जाम्पल आएंगे। सेम स्पीसीज का आएगा, डिफरेंट स्पीसीज, सेम जीनस या डिफरेंट जीनस का आएगा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए। अब ध्यान सुनना, चाहे पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पीसीज हो, वे सभी क्या कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में वे एक से ही बनी है। तो क्या बेटा पास में कहते सबको ह्यूमन बीइंग्स ही कहते हैं ना, बात भी इसकी हो रही है। तो क्या होगा बेटे, वो आपके पास होगी सेम स्पीसीज होगी। क्या होगी? सेम स्पीसीज। ठीक है, यानी इंसान है तो इंसान ही रहेंगे, जानवर नहीं होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देख ध्यान से। ये कहता है कि विच प्लांट मेंडल कैरिड आउट हिज जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट। ये कहता है कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट चुना था वो किस आधार पर चुना था? सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीसीज, सेम जीनस बट डिफरेंट जीनस, फिर है गार्डन पी, या सेम स्पीसीज बट डिफरेंट जीनस की। तो वास्तव में क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्लांट मेंडल कैरिड आउट ऑफ हिज जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट। इनमें से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको सिलेक्ट किया था? भाई सीधी बात है, आपके पास में यहाँ पे ये नहीं पूछा क्या था वो, सिर्फ इस प्लांट की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना बेटे, सिंपल क्वेश्चन आपके पास में है। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 होगा, ये केवल प्लांट के बारे में पूछा गया। तो कौन सा था वो था आपका पायसियम सटाइवम, जिससे कि हम गार्डन पी के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखें चीजों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। 25 क्या कह रही है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय। ये कहता है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है उसकी जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? डार्विन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने या फिर हाल्डेन ने। तो बताइए जल्दी, इसका क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर आपका होना चाहिए वो क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। जल्दी बताइए बेटा, 25 का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ध्यान बेटे, आप पास में बातें कर रहे हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? वो दिया था आपको डार्विन ने दिया था। भाई नेचुरल सिलेक्शन है या स्पीसीज ऑफ ओरिजिन बात कर रहे हैं तो डार्विन की थी, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखते बेटे, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है उसको देने वाले जो आपके साइंटिस्ट थे उसका नाम था आपका लेमार्क था। क्या था? लेमार्क था। और ध्यान रखना है, जो बायोलॉजी वर्ड है सबसे पहले यूज भी बायोलॉजी वर्ड जो दिया था आपके पास में वो भी आपके इसने ही दिया था। किसने बेटे? वो दिया था लेमार्क ने दिया था। कब दिया था? लेमार्क ने दिया। ओके बेटे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 25 के बाद में 26 को चलते हैं। ध्यान रखना, इसके बाद हमारे 4 क्वेश्चन और रह जाएंगे जो कि हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन होंगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इन क्वेश्चन कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के लिए क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आप देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर। कह रहा है 26 कहता है सम डायनासोर्स हैड फीदर्स थो दे कुड नॉट फ्लाई बट बर्ड्स हैव फीदर्स टू। ये कहता है कि कुछ डायनासोर्स में क्या थे? पंख थे, लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे। लेकिन पक्षियों में क्या होते हैं? पंख होते हैं ताकि वे फ्लाई कर सकें। कि वन हेल्प इन इवोल्यूशन या रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो बताना है कि बर्ड्स में क्या होते हैं?
पंख होते हैं, लेकिन किस कारण से होते हैं, किस लिए होते हैं, ये आपको बताना होगा। तो ध्यान रखें बेटा, आप पास में सिंपल हम जाने यदि आंसर्स कर दें तो हम ये कह सकते हैं आप पास में कि फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखें बेटे, ये तो एक नॉर्मल हो कि बर्ड से तो उड़ेगा तो ही नॉर्मली, चाहे वो कम उड़े या अधिक। लेकिन ध्यान रखना बेटे, जो हमारे इनमें बर्ड्स के अंदर फीदर्स पंख होते हैं ना, वो काम क्या करते हैं कि इनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम वे करने वाले हैं। कौन करने वाले बेटे? वे करेंगे आपके, कौन? पंख करते हैं, फीदर्स करते हैं। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर आपका होगा वो होगा आपका क्या बेटे? वहां से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 27 बेटा कहता है, आपके पास कह रहा है, ये कहता है कि सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स। ये कहता है कि निम्न में से कौन सा है जो जीन के कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाएगा। पहला, जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस इन डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो जीन होती हैं वे विशिष्ट सीक्वेंस होती हैं, किसमें? डीएनए में। किसका? बेसों का होती हैं। दूसरा है, ए जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। जीन के पास में कोई भी प्रोटीन नहीं होती है, ये ऑप्शन दे रहा है। तीसरा ऑप्शन है, जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जो जीन होती है क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती हैं। चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है, इच क्रोमोसोम्स हैज ओनली वन जीन्स, कि एक क्रोमोसोम के पास केवल एक ही जीन होती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर आपके पास होगा क्या होना चाहिए। ऑप्शन नीचे है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ। तो ध्यान रखिए बेटे, आपस में यदि हम देखा जाए आपस में किस चीज के लिए, कि जो हमारा सही स्टेटमेंट है, सही जो स्टेटमेंट होगा क्वेश्चन नंबर 27 का होगा, वो आपका क्या होगा बेटे? वो होगा ये कि जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये बिल्कुल सही बात होगी, आपके पास हो गई है। दूसरा पॉइंट अब क्या कहता है? दूसरा ये कह रहा है, जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जीन जो होती है किस पे होती है? क्रोमोसोम्स पर होती है, जो किसका पार्ट होते हैं? डीएनए का पार्ट होती है। क्लियर बेटे? तो क्या कहा, जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स पर होगी, क्रोमोसोम पे क्या हो गया? डीएनए होगा, डीएनए के अंदर क्या जीन्स आपके पास होगी। तो इससे क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है पास में। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। यानी जीन क्या होती है? स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है किसका? डीएनए मॉलिक्यूल का। साथ साथ क्या होता है इसमें कि जीन जो होती हैं वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, उस पर प्रेजेंट रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ध्यान, 18 मीन्स 28 जो कहता है पास में, वो कह रहा है कि द टू वर्जन ऑफ ए ट्रेट आर ब्राउट बाय मेल एंड फीमेल गैमेट। ये कहता है कि कोई भी आपके पास दो बॉडी है, मेल और फीमेल है, उनके जो गैमेट होते हैं उनको पास में लाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोसोम्स ये कहेंगे, या फिर टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स कहने वाले हैं, या सेम क्रोमोसोम्स कहने वाले हैं, या एलिस कहने वाले हैं, ये आपको बताना होगा। तो सुनिए, कहता है जब मेल फीमेल गैमेट के साथ लाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? भाई कॉपी कहलाते हैं सेम की, या टू डिफरेंट कहलाते हैं, या वे सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर किसका पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया आपसे किसका बेटा? वो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28 को पूछा गया है। तो जो आपका 28 है इसका जो सही आंसर आपका होगा ना, क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो बेटा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होते हैं? उन्हें कहते हैं एलिल। क्यों कैरेक्टर बात तो होनी, ये लाने के लिए पूछा गया, लाते किसे हैं? जीन, यानी जीन या एलिल को लाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? यहाँ पे एलिल इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन से सेकंड है। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी बेस थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज जनरल ड्यू टू। ये कहता है कि इवोल्यूशनरी थ्योरी के अनुसार जब भी कोई न्यू स्पीसीज बनती है तो क्या होती है? सडन क्रिएशन बाय नेचर, की प्रकृति के द्वारा नेचर द्वारा तुरंत बन जाती है, अचानक बनती है। दूसरा ये हो गया कि एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर सेल जनरेशन, जो हमारे बहुत सी जनरेशन के परिणाम स्वरूप बनती है। तीसरा आपके पास हो गया
क्लोन फॉर्म ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो इसका आंसर होता है कि उनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये चौथा दिया गया आपके पास में, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। ये कहता है कि या फिर ऐसे बनता है कि कोई भी जीव एक स्थान से दूसरे जाता है तो इसका आंसर क्या है, वो इवोल्यूशनरी बेस पर एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी बोलिए। देखो बेटा, जो नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन थ्योरी है उसके बेस पर जब भी कोई स्पीसीज बनती है ना या कुछ चेंजिंग आए पास में जनरली, तो ध्यान रखना बेटे वो इस कारण से आता है कि इसमें क्या हो बेटे, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा पास में कि जो वेरिएशन है वो बहुत सी जनरेशन में दिखाई देता है। या कहते हैं कि मान लो कुछ जनरेशन पहले कुछ चेंजिंग थे लेकिन धीरे धीरे चेंज होते रहे, वे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब मेन जनरेशन निकल जाएगी तब चेक करते हैं पिछले को उसको, तो दिखाई देता है कि हाँ इसमें कुछ चेंजिंग आए हुए हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना है। इसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 के लिए सही जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा, बोलिए। वो होगा बेटा पास में एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर सेवरल जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर? एंड टुडे लास्ट क्वेश्चन इज, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा पास, लास्ट कह रहा है, ध्यान रखें, ये कहता है पास में इफ द फॉसिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यदि कहता है किसी भी ऑर्गन का बॉडी पार्ट बच चुका है वह इज फाउंड इन द अर्थ, वह जमीन के नीचे अधिक पाया जाता है, तो देन इट इज रिजेक्टेड बाय, तो इसे ज्ञात कर सकते हैं किसके द्वारा करेंगे, इसका अर्थ होता है द एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड रिसेंटली, कि कोई भी जीव जल्द कुछ समय पहले ही क्या हुआ, विलुप्त हो गया है। या फिर दिया गया है द एक्सटेंशन और हैज एक्वायर्ड लॉन्ग एगो। थर्ड है द फॉसिल पोजीशन इज नॉट रिलेटेड टू टाइम ऑफ दिस। चौथा आपका दिया गया है द फॉसिल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, किसी हम ज्ञात नहीं कर सकते कि है क्या। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर आपका होगा वो क्या होना चाहिए। तो बेटा ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर आपके पास होगा वो आपका होगा क्या बेटे, कि एक्सटिंक्शन हैज अकर्ड लॉन्ग एगो। ओके, तो क्या आएगा उसका ऑप्शन नंबर, क्या बेटा सही इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि द एक्सटिंक्शन हैज अकर्ड लॉन्ग एगो, इन बहुत समय पहले जो वेरिएशन मिलता है वो पास में वो इसका रिजल्ट होता है। तो अगले चलते हैं। देखिए बेटे आगे क्या होता है, आगे तो मैंने पहले कहा था पास में कि हम केवल आज ये टॉपिक करेंगे, हम केवल 30 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। कितने करेंगे, 30 करेंगे। 30 हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बेटे जो आपको ऑब्जेक्टिव कराने में हर बार कहता हूँ कराते समय, ऑब्जेक्टिव आपके वही हैं जो आपके बोर्ड में इनमें से ही आएंगे, साथ साथ थ्योरी के भी आपके वही क्वेश्चन आपके आते हैं मोस्टली जो आपको मैंने कराए गए हैं। ओके, आप बताइए यहाँ तक किसी पूछना हो, कुछ टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास में 2 मिनट 2 से 3 मिनट रहेगी। उसके बाद ध्यान रखना अपनी क्लास को आज यहीं पर ओवर करने वाले हैं। हाँ ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की हैं, वे लाइक कर दें, और यदि अच्छी लगे तो शेयर कमेंट जरूर करें। जल्दी बोलिए, कुछ पूछना है किसी को?